हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की हमारी क्लास में। आज की क्लास में हम बात करेंगे लेंस लॉ के बारे में। लेंस लॉ क्या है, क्या इसकी प्रॉपर्टी है, कैसे ये वर्क करता है, किस बेस पे ये, किस प्रिंसिपल पे ये बेस है, कैसे इसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है और इंड्यूस ईएमएफ होने के क्या क्या इसमें कारण हैं, क्या क्या रीज़न हैं। ये सब चीज़ें आज की हम क्लास में, आज की जो हमारी लेंस लॉ की क्लास है इसमें हम डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर मैं आप बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको फिजिक्स 12th क्लास की जो ये हम वीडियो बनाते हैं, क्लासेस अपलोड करते हैं यूट्यूब पे, ये आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपनी जो आज की ये क्लास है लेंस लॉ, इसे स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं लेंस लॉ की क्या डेफिनेशन है। लेंस लॉ, it gives the direction of the induced current. According to it, the direction of induced current, it is so that if oppose the charge that is producing it, मतलब क्या कह रहा है कि it gives the direction of the induced current। जो लेंस लॉ है, जो जब हम सर्किट में हमारा जो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है, जो उसकी डायरेक्शन, जो जिस डायरेक्शन में फ्लो करता है, वो डायरेक्शन उसे कहाँ से मिलती है? लेंस लॉ से उसे वो डायरेक्शन मिलती है। अकॉर्डिंग टू इट, मतलब लेंस लॉ इस बारे में क्या कहता है कि डायरेक्शन के बारे में क्या कहता है लेंस लॉ, जो इंड्यूस ईएमएफ को डायरेक्शन मिलती है लेंस लॉ से, उसके बारे में लेंस लॉ क्या कहता है? द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट, कि जो इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन है, इज सच दैट इट अपोज द चेंज, इट अपोज द चेंज दैट इज़ प्रोड्यूसिंग इट। मतलब जो इसमें चेंज हो रहा है, इंड्यूस करंट में जो चेंज हो रहा है, उस चेंज होने की वजह से, जो इसमें करंट जो प्रोड्यूस हो रहा है उसका अपोज करता है लेंस लॉ। मतलब कहने का क्या मतलब है कि इंड्यूस ईएमएफ जो प्रोड्यूस हो गया सर्किट में, इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस, उसकी वजह से चेंज हो रहे हैं, इंड्यूस ईएमएफ की, इंड्यूस करंट की वजह से जो चेंज हो रहे हैं उसको अपोज करता है क्या? लेंस लॉ। ये लेंस लॉ कहता है कि मैं जो ये है इंड्यूस ईएमएफ, इसे इसकी वजह से चेंज होते हैं उसको मैं अपोज करता हूँ। तो ये था लेंस लॉ की डेफिनेशन। अब हम देखेंगे इसका एक्सपेरिमेंटल देखेंगे कि कैसे वर्क करता है। when the north pole of the magnet is moved toward the coil, the direction of the induced current in the coil is such that the upper face of the coil acquires north polarity. Hence, coil opposes the motion of the magnet toward itself by repelling the magnet in figure first. और second point क्या है? When north pole is taken away, that upper face of the coil induce south pole, so that it opposes the decreases in flux applying force of attraction in second figure. तो ये है इसका एक्सपेरिमेंट। ये है फ्रेंड्स इसका एक्सपेरिमेंट। ये जो अभी हमने 2 पॉइंट रीड किए, ये उसका है डायग्राम। क्या कह रहा है कि फर्स्ट डायग्राम क्या कह रहा है? when the north pole of the magnet move toward the coil, मतलब जो ये नॉर्थ पोल है, ये जो नॉर्थ पोल है, इसको हम किसके करीब ले जाएंगे? इसके करीब। जो हमारा ये क्या है, जो ये हमारा सर्किट है, मतलब यहाँ हमने एक सर्किट गैल्वेनोमीटर से जोड़ा हुआ है, तो इसके करीब जब हम नॉर्थ पोल को लेके आएंगे तो क्या होगा? द डायरेक्शन ऑफ the induced current in the coil is such that upper face of the coil acquires the north polarity. तो उस वजह से क्या होगा कि नॉर्थ पोलैरिटी की वजह से जो इसका इंड्यूस करंट है वो इंक्रीज़ होगा। अपर फेस मतलब इंक्रीज़ होएगा किसकी वजह से? जब ये नॉर्थ पोल इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, नॉर्थ पोलैरिटी। हैंस कॉइल अपोज द मोशन ऑफ द मैग्नेट टुवर्ड्स इटसेल्फ बाय रिपेलिंग द मैग्नेट। तो इसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ इंड्यूस करंट जनरेट होगा। जनरेट होने की वजह से क्या होगा? जो ये करंट है ये ऊपर की तरफ इसको धकेलेगा। जो ये जो मैग्नेट है इसको ऊपर की तरफ धकेलेगा। यहाँ लिखा हुआ है हैंस कॉइल अपोज द मोशन ऑफ द मैग्नेट टुवर्ड्स इटसेल्फ। मतलब जो कॉइल है वो जो उसकी तरफ आ रहा है मैग्नेट, उसको अपोज करेगा, उसकी जो उसको उसकी तरफ आ रहा है उसको अपोज करेगा बाय रिपेलिंग द मैग्नेट। मैग्नेट को रिपेल करेगा जो मैग्नेट उसकी तरफ आ रहा है, यानी कॉइल
जो मैग्नेट है उसकी तरफ जो मैग्नेट आ रहा है उसको रिपेल करेगा। तो कहने का क्या मतलब है कि जब हम किसी सर्किट में गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया और वहाँ पे कॉइल से जॉइन कर दिया उसको, तो क्या होगा कि जब हम उसमें नॉर्थ पोल उसकी तरफ टुवार्ड्स अट्रैक्ट लेके आएंगे तो उसमें इंड्यूस जो करंट है वो इंक्रीज़ होगा टाइम टू टाइम। इसकी वजह से क्या होगा, जब कॉइल में करंट हो जाएगा, कॉइल मोशन में आ जाएगी, तो क्या करेगी कि जो उसकी तरफ आ रहा है मैग्नेट, उसकी तरफ आ रहा है, उसको रिपेल करेगी। तो ये है फर्स्ट पॉइंट हमारा, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, मतलब एक तरीके से एक्सपेरिमेंट। उसके बाद हम देखेंगे सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा था, व्हेन एन पोल is taken upper the face of the coil induce EMF south pole so that it opposes the decreases in flux by applying force of attraction। क्या कह रहा है कि जब अब हमने एक अट्रैक्शन का करा, अब हम रिपेल का करेंगे। क्या कह रहा है कि जब हम नॉर्थ पोल को इस कॉइल से दूर लेके जाएंगे तो उस वजह से क्या होगा कि जो कॉइल है उसमें जो इंड्यूस करंट है वो डिक्रीज़ होता जाएगा। डिक्रीज़ होने की वजह से वो उसको रिपेल कम करेगा, और रिपेल कम करेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी तो यहाँ करंट भी कम हो जाएगा। तो वही ये बात यहाँ लिखी हुई है कि जब जो एन पोल है वो अपर फेस ऑफ द कॉइल जब वो आएगा, ऊपर जाएगा, साउथ पोल की तरफ जाएगा, तो जो इसमें अपोज करने की जो वो है टेंडेंसी है, अपोज करने की जो टेंडेंसी है इसमें, इस कॉइल में, वो डिक्रीज़ हो जाएगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण, क्योंकि इसके बीच में तो फोर्स ये दूर हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा नहीं। इस वजह से जो अपोजिंग पावर है वो हो जाएगी डिक्रीज़। तो ये थे इसके एक्सपेरिमेंटल की तरह कि मतलब लेंस लॉ कैसे वर्क करता है, ये था एक्सपेरिमेंटल। अब इसके बाद देखेंगे हम लेंस लॉ एंड कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी। मतलब कि जो लेंस लॉ है वो कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी पे किस तरह बेस है, देखेंगे किस तरह बेस है, क्योंकि कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी एक अलग चीज़ है, लेंस लॉ एक अलग चीज़ है, लेकिन दोनों एक दूसरे बेस हैं। कैसे बेस हैं वो हम देखेंगे। अकॉर्डिंग टू द लेंस लॉ द इंड्यूस EMF अपोज द चेंज दैट प्रोड्यूस इट। क्या कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द लेंस लॉ क्या कहता है कि द इंड्यूस EMF अपोज द चेंज दैट इज़ प्रोड्यूसिंग इट। मतलब जो इंड्यूस EMF उसमें प्रोड्यूस हो रहा है उसका अपोज करता है कौन, लेंस लॉ। हेंस इस वजह से सम मैकेनिकल वर्क इज डन इन दी मूविंग द मैग्नेट टुवर्ड और अवे फ्रॉम द कॉइल अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिफ्लेक्शन और अट्रैक्शन। इस वजह से उसमें कुछ मैकेनिकल फोर्स भी या मैकेनिकल वर्क डन भी होएगा क्योंकि बार कभी ऊपर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो कभी रिपेल हो रहा है। इसकी वजह से यानी कॉइल कभी जो मैग्नेट है उसकी तरफ अपनी तरफ कॉइल की तरफ आ रहा है वो मैग्नेट, कभी कॉइल की तरफ रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो इसकी वजह से दिस वर्क डन इज़ कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो जो ये वर्क डन है, जो ये मैकेनिकल वर्क डन है, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। हेंस लेंस लॉ इज अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसी वजह से जो लेंस लॉ है उसे क्या वो किसकी तरह बिहेव करता है, एज ए कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी। जैसे हमने कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी में पढ़ा था कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएट नॉट बी डिस्ट्रॉय बट इट कैन बी चेंज इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। उसी तरीके से इसमें लेंस लॉ में बताया गया है कि लेंस लॉ में जो मैकेनिकल एनर्जी लगती है, फोर्स जो मैग्नेट है मैग्नेट को रिपेल या अट्रैक्ट करने में जो भी मैकेनिकल एनर्जी लगती है वो मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है। इसी वजह से लेंस लॉ को हम कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी के अकॉर्डेंस देख लेते हैं, मतलब उसकी तरह एज ए बिहेव करता है, लेकिन करता है किसकी तरह, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्योंकि इसमें भी क्या हो रहा है, एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो रही है। इसलिए हमने ये कहा कि जो लेंस लॉ इज़ अकॉर्डिंग्स विद द एनर्जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब इसके बाद हम देखेंगे मेथड प्रोड्यूसिंग ऑफ इंड्यूस EMF। मतलब कि जो लेंस लॉ में इंड्यूस EMF जो इंड्यूस EMF कैसे प्रोड्यूस होता है ये हम देखेंगे
इन कुछ मेथड है हमारे पास, उसके द्वारा हम देखेंगे कि लेंज लॉ में जो इंड्यूस ईएमएफ वो कैसे प्रोड्यूस होता है। वी नो दैट ईएमएफ इज इंड्यूस इन अ सर्किट व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद इट्स चेंज। क्या कह रहा है कि जो हम जानते हैं कि सर्किट में इंड्यूस ईएमएफ किस वजह से होता है, जब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद इट्स चेंज। जब जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसका लिंक किसके साथ हो, जो चेंजेस हो रहे हैं उसके साथ जब उसका लिंक हो तो उसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस होता है ये तो हमें पता है, लेकिन किस किस वजह से होता है ये हम देखेंगे आगे। तो ये हम देखेंगे इसमें अपने आगे की क्लास में हम देखेंगे कि कैसे इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। ये तो नॉर्मली सबको पता होगा, यानी बी ए कॉस थीटा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज व्हेन बी इज चेंज, एरिया इज चेंज और थीटा इज चेंज। बी क्या है, ए क्या है और थीटा क्या है। तो बी है यहाँ पे, बी है यहाँ पे। जो मैग्नेटिक फ्लक्स की जो लाइन होती हैं वो है बी। जब उनमें चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, ये हमें पता है, लेकिन कैसे चेंज होगा वो हम देखेंगे। एरिया, जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसमें जब हम चेंज करते हैं तो उससे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा ये हम देखेंगे। और थीटा है यहाँ पे एंगल, कि अगर हम उस जो मतलब जो एरिया है उसमें जो हमारी ये मैग्नेटिक लाइन है इनमें जो एंगल और जिस एरिया से लाइन प्रोड्यूस हो रही है, लाइन प्रोड्यूस होने में जो उसमें जो एंगल में चेंज आएगा उस वजह से क्या चेंज होगा मैग्नेटिक फ्लक्स में, ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले इंड्यूस ईएमएफ बाय चेंजिंग बी। व्हेन अ मैग्नेट मूव टुवर्ड द कॉइल मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज एंड वाइस वर्सा। कहने का क्या मतलब है कि जब जो मैग्नेट है वो कॉइल की तरफ अट्रैक्ट होगा या कॉइल की तरफ आएगा तो उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होएगा एंड वाइस वर्सा। मतलब वाइस वर्सा का क्या मतलब है कि अगर जो मैग्नेट है आउटवर्ड जाएगा, यानी आउटवर्ड जाएगा किससे, मैग्नेटिक फील्ड से, जो मैग्नेट है वो आउटवर्ड जाएगा कॉइल से, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है डिक्रीज होगा। तो ये तो पता चल गया हमें बी से। बी का क्या इफेक्ट पड़ता है मैग्नेटिक फ्लक्स पे, इसमें हमारा जो टॉपिक है लेंज लॉ पे, कि बी का तो हमें पता चल गया कि जब मैग्नेटिक जो मैग्नेट है वो कॉइल की तरफ अट्रैक्ट होगा या कॉइल की तरफ टुवर्ड दी कॉइल आएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज़ होएगा, और जब रिपेल होएगा यानी फॉरवर्ड जाएगा किससे, कॉइल से, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज़ होएगा। ये है इफ़ेक्ट, ये है बाय चेंजिंग बी। मतलब जब हम उसमें बी जो है उसको चेंज कर देंगे उस वजह से जो इफेक्ट आएगा वो ये है। अब हम देखेंगे इंड्यूस ईएमएफ बाय चेंजिंग एरिया। जब हम एरिया में चेंज कर देंगे उस वजह से क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारे इस पे लेंस लॉ पे, वो अब देखेंगे हम। लेट अस कंसिडर अ स्ट्रेट कंडक्टर ए बी मूविंग विद द वेलोसिटी v toward the right in U-shape conductor. Let it move a uniform magnetic field perpendicular to the polar of the paper and in the verse. तो क्या कह रहा है कि लेट हमने मान लिया कि एक स्ट्रेट कंडक्टर है ए बी। ये जैसे हमने ये डायग्राम में आपको मैं शो करता हूँ, ये हमारा स्ट्रेट कंडक्टर ए बी है, ये यू शेप में है। ये इसकी वेलोसिटी क्या है वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है टुवर्ड द राइट इन यू शेप। तो ये फ्रेंड्स क्या कह रहा है कि जब हमने एक ए बी स्ट्रेट कंडक्टर ले लिया और उसमें जो वेलोसिटी जो वी है वो मूव कर रही है राइट साइड में इन यू शेप। मतलब यहाँ से राइट साइड में जो वेलोसिटी वी है वो मूव कर रही है। लेट इट मूव इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर द प्लेन ऑफ द पेपर एंड इन वर्ड्स। मतलब जो ये वेलोसिटी है ये परपेंडिकुलर है किसके, जो ये पेपर है इसके परपेंडिकुलर है, और जो इसमें वर्ड है उनके है परपेंडिकुलर। तो देयरफॉर डिस्टेंस ट्रेवल बाय कंडक्टर इन स्मॉल टाइम dt इज गिवन बाय
ए डैश से ए डैश इक्वल टू बी डैश इक्वल टू वी डी टी। मतलब जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है स्मॉल टाइम डी टी में, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, ए से लेके बी तक, यानी ये डिस्टेंस हमने यहाँ डिनोट किया। ये क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल बाय कंडक्टर ए वी इन स्मॉल टाइम डी टी। तो इसको हम क्या लिखेंगे? ए डैश इक्वल टू बी डैश इक्वल टू वी डी टी। देयरफॉर इंक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इज डी फाई। और इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स जो है इंक्रीज़ हुआ है वो डी फाई है। उसको क्या लिखेंगे हम? बी इंटू चेंज इन एरिया इन टाइम डी टी। यानी इसमें क्या चेंज हुआ है कि ये चेंज हुआ है इतना, ये इसमें चेंज आ गया। तो इसको क्या लिखेंगे हम? बी इंटू एरिया ए डैश बी डैश और सी एंड डी। यानी अब हमने क्या ले लिया? हमने ये ले लिया, ये इतना। पहले हमने पार्ट कितना लिया था? ये यहाँ से ये पार्ट लिया था। अब हमने ले लिया यहाँ से ये पार्ट और यहाँ से ये पार्ट, इतना पार्ट ले लिया। माइनस, इसमें से माइनस क्या करना है? ए बी सी डी, ए बी सी डी। जिसमें से हम ये पार्ट माइनस कर देंगे तो हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा पार्ट आ जाएगा। अब क्या किया हमने? माइनस कर दिया तो क्या है हमारे पास? बी इंटू एरिया ए डैश बी डैश और बी और ए, ये आ गया हमारे पास। जब इसमें से हमने ये माइनस किया तो हमारे पास आ गया ये। तो ये क्या है? बी इंटू ए डैश बी डैश क्या है? एल, और बी ए क्या है? एल इंटू डी टी। तो एल वी डी टी। ए और बी है ये क्या है हमारे पास? एल लिख लिया हमने एल। और ये क्या है हमारे पास? जो ये बीच में ये है, ये हमारी वी डी टी, ये लिख लिया हमने। तो क्या हमारे पास क्या आ गया? बी एल वी डी टी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या आ गया हमारे पास? डी फाई बाई डी टी, यानी बी एल वी। इंड्यूस ई एम एफ क्या आ गया? माइनस बी एल वी। दिस इंड्यूस ई एम एफ ड्यू टू चेंज इन मोशन ऑफ this induced EMF is due to change of the motion of the conductor, hence it is called motional EMF। इस वजह से जो ये हमने यहाँ पे चेंज निकाला, इस वजह से इसे क्या कहते हैं? मोशनल EMF भी कह देते हैं। इस जो ये इंड्यूस EMF हुआ है कंडक्टर में, इसी वजह से इसे मोशनल EMF भी कह देते हैं। तो अब हमने 2 पॉइंट कर लिए, इंड्यूस EMF बाई चेंजिंग बी और इंड्यूस EMF बाई चेंजिंग एरिया। अब हम करेंगे इंड्यूस EMF बाई चेंजिंग रिलेटिव असिस्ट ऑफ कोइल इन मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी थीटा एंगल की वजह से इसमें क्या चेंज आता है, अब हम वो देखेंगे। तो एंगल की वजह से क्या चेंज आएगा इसमें, अब हम देखेंगे वो। कंसिडर ए कॉइल, हमने कॉइल कंसिडर की। लेट एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न, ए एरिया, और थीटा एंगल which normal of the plane of the coil makes with magnetic field। मतलब कोई नॉर्मल प्लेन से, जैसे ये नॉर्मल प्लेन है, यहाँ से कोई एंगल, कोई जो लाइन है वो जा रही है और एक एंगल बना रही है, वो है थीटा। तो देयरफॉर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद कॉइल इज गिवन बाय, देखेंगे किस क्या आता है। फाई एन बी ए कॉस थीटा, यानी क्या आ गया? फाई एन बी ए कॉस थीटा। यहाँ पे हम थीटा क्या ले लेंगे? ओमेगा टी, यानी एन बी ए ओमेगा टी। यहाँ पे हमने ले लिया कि थीटा जो है हमारा ओमेगा टी है। तो इंड्यूस EMF क्या होता है? इंड्यूस EMF होता है E इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। अब यहाँ हम क्या करेंगे कि फाई की जो वैल्यू है एन बी ए कॉस ओमेगा टी, वो पुट कर देंगे। वो हमने पुट कर दिया। जो एन बी ए ये कॉन्स्टेंट है तो इसे बाहर ले लिया, और डिफ्रेंशिएशन किसका करेंगे? कॉस ओमेगा टी का विद रिस्पेक्ट टू टी। तो क्या आएगा हमारे पास? माइनस एन बी ए माइनस कॉस ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा। तो हमने ये लिख दिया माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो क्या आ गया हमारे पास? माइनस माइनस प्लस एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो हमारे पास इंड्यूस EMF क्या आ गया? इंड्यूस EMF आ गया हमारे पास E इक्वल टू एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। इसको हमने मान लिया इक्वेशन सेकेंड। अब क्या कह रहा है कि E इज़ मैक्सिमम व्हेन साइन ओमेगा टी इक्वल टू 1 फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। इस इक्वेशन से हमें क्या पता चला कि जब E हमें मैक्सिमम चाहिए
तो क्या होगा इसके लिए, जो साइन ओमेगा टी है इसका 1 होना ज़रूरी है। तो ये 1 होना जरूरी, तो क्या है, जब हमारा ये साइन ओमेगा टी 1 हो जाएगा तो ई जो है हमारा मैक्सिमम हो जाएगा। मैक्सिमम होगा तो क्या आएगा हमारा ई इक्वल टू एन बी ए ओमेगा। अब ये इसको हमने मान लिया इक्वेशन थर्ड। अब फ्रॉम थर्ड एंड सेकेंड एंड थर्ड वी में हमें क्या मिलेगा, ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी कैसे आया, देखिए ये थी हमारी सेकेंड इक्वेशन, ये थी हमारी थर्ड इक्वेशन, दोनों को कंपेयर करवाना था। तो ई इक्वल टू एन बी ए ओमेगा, ये क्या है ई, तो इसे हमने लिख लिया ई नॉट और साइन ओमेगा टी ये लिख लिया। तो ये क्या है, दिस गिवन एक्सप्रेशन फॉर अल्टरनेटिंग ई एम एफ, हैंस व्हेन ओमेगा टी चेंजेस ई आल्सो चेंजेस, दिस इज बेसिक ऑफ एसी जनरेटर। मतलब इस एक्सप्रेशन से हमें क्या पता चला कि जब थीटा में कुछ चेंज होएगा, जब थीटा इजकल टू ओमेगा टी, यानी जब थीटा में चेंज होगा, यानी एंगल में जब चेंज होगा तो इंड्यूस ईएमएफ भी चेंज होगा। ये हमें इस एक्सप्रेशन से पता चला। अब यहाँ पे हम कुछ पॉइंट देखेंगे कि जब हमारा जो टी है वो ज़ीरो होगा तो जो हमारा इंड्यूस ईएमएफ है वो भी ज़ीरो होगा। जब हमारा जो टी है π/4 होगा तो इंड्यूस ईएमएफ हमारा क्या होगा, ई नॉट यानी एन बी ए ओमेगा। जब इंड्यूस जो हमारा टी है वो क्या होगा हमारा π/2 तो ई क्या होगा 0। जब हमारा टी होगा 3π/4 तो हमारा इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा माइनस ओमेगा माइनस ई नॉट। और जब टी हमारा पाई होगा तो हमारा जो ई है वो क्या होगा 0। अब ये π/4 π/2 3π/4 और पाई ये क्या है, इसको हम जब हम एंगल में चेंज करते हैं तो कैसे करते हैं, 1/80 इंटू पाई से कर देंगे हम, ये यहाँ से ये करके ये आगे 90, यानी जब यानी π/2। इसकी बात देखेंगे हम थर्ड की, कि जब टी की वैल्यू 90 होगी यानी एंगल हमारा 90 होगा तो जो इंड्यूस ईएमएफ है वो होगा 0। और π/4 की बात करें तो π/4 इंटू 1/80 इंटू पाई से पाई कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 45। तो यानी जब हमारा जो एंगल है वो 45 डिग्री पे होगा तो हमारा जो ई है इंड्यूस ईएमएफ वो किसके इक्वल आएगा, एन बी ए ओमेगा की। उसी तरीके से ये पाई का मतलब 180, 3π/4 का मतलब 270 और ये तो 0 का मतलब 0 डिग्री ही है। तो ये था हमारा लेक्चर। तो फ्रेंड्स आपको हमारा ये लेक्चर कैसा लगा, यह जो आज की हमारी क्लास थी लेंस लॉ, ये हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बात और फ्रेंड्स, हमने एक व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया है, पेड ग्रुप है, जिसमें आपको जो एजुकेशनल मटेरियल है वो मिलेगा। उसमें अगर आप उस ग्रुप को आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। और बाकी उसमें जो हम तीन मेंबर हैं वो एडमिन हैं, उसमें से आप किसी से भी बात कर सकते हैं उसमें। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको हमारे वीडियो, ये हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।